हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम ये देखेंगे। चलिए इनके सब टॉपिक को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, या इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस होता है तो कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में देखना है। बट इसके पहले हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस होता है तो उसका मेन रीज़न कौन है। मीन्स हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है और चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल किसे बोला जाता है और पोटेंशियल होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में डिफरेंट क्या होता है, ये भी हमें देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। फिर उसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में हमें ये देखना होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, और रेजिस्टेंस अगर होता है तो रेजिस्टेंस को कितने तरीके से अपन ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, फिर हम इसमें एक चीज़ और बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, इनके बारे में देखना है। फिर देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर किसे बोला जाता है। तो मेनली रूप से ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, हमें इसी के बारे में आज डिस्कशन करना है। और चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज कितने तरीके का होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज। तो देखिए, चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है। इसमें हम एक बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या चार्ज बनाया जाता है या चार्ज पहले से ही बना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि चार्ज बनाना पड़ता है या चार्ज पहले से बना बनाया मिलता है। तो उसके बारे में एक पॉइंट है कि चार्ज इज अ derived quantity not fundamental मीन्स चार्ज जो होता है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है। मीन्स चार्ज को हमें बनाना पड़ता है, चार्ज बना बनाया नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसे आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि चार्ज बनता है तो कैसे बनता है। मीन्स चार्ज को प्रोड्यूस करने का कौन कौन सा तरीका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। देखिए, जो चार्ज होता है उनको तीन तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बाय फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा होता है बाय इंडक्शन, मीन्स इंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड होता है बाय कंडक्शन, मीन्स कंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चार्ज प्रोड्यूस करने के तीन तरीके हैं यहाँ पे। एक है फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन और तीसरा कंडक्शन। ठीक है, हमें इन दोनों के बारे में नहीं देखना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इंडक्शन और कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय फ्रिक्शन। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा जाता है तो पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई दो ऑब्जेक्ट थे, एक ये दूसरा ये।
दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये बॉडी भी न्यूट्रल है और ये बॉडी भी न्यूट्रल है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को आपस में रब करते हैं। रब करने का मतलब रगड़ते हैं। तो जब रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के बाद जब इसको दूर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी चार्ज हो चुकी और ये भी चार्ज हो चुका। बात समझ में आ रही है? मतलब रगड़ने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज आ चुका है, लेकिन रगड़ने के पहले दोनों न्यूट्रल थे, मतलब इस पे भी कोई चार्ज नहीं था और इस पे भी कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तो रगड़ने के बाद अगर चार्ज आया मीन्स हमने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया बाई फ्रिक्शन। ठीक है, अब रगड़ने के बेस पे हम देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो गया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्या हुआ कि दूसरे ऑब्जेक्ट के पास निगेटिव चार्ज आया। तो चलिए इसी में हम इसी बात को समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये था, दूसरा ऑब्जेक्ट ये था, दोनों न्यूट्रल थे, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे। अब हमने दोनों को क्या किया, रब कर दिया। ठीक है, जब हम इनको रब किए तो रब करने के बाद हमने देखा कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों को रगड़िए और दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव निगेटिव, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा रगड़ने के बाद एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखते हैं हम कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा, और अगर इस पे निगेटिव चार्ज आया तो इस पे क्या हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। बात समझ में आ गई ना? मीन्स इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉनों के लेने देने के हिसाब से ही बॉडी चार्ज होती है। मीन्स चार्ज करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, यही खेल खेलना होता है। तो बात समझ में आ गई? फ्रिक्शन के थ्रू हमने चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया। चलिए, ये तो हो गया हमारा। दूसरा हम देखते हैं बाई इंडक्शन। तो देखिए, जैसे फ्रिक्शन में हमने ऑब्जेक्ट्स को या दो बॉडीज को रब किया था, इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंडक्शन में क्या होता है कि दो बॉडीज दूर दूर होती हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसका गेम अलग टाइप का है, तो ये हम बाद में जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इंडक्शन में तो ये हो गया। अच्छा, कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में जैसे ये दो बॉडीज थी, इनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दीजिए। जब कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देंगे तो ये दोनों बॉडीज भी चार्ज हो जाएंगे। बट कंडक्शन वाले में क्या होता है कि एक बॉडी पहले से चार्ज होनी चाहिए और दूसरी न्यूट्रल हो तब भी हो जाता है। ठीक है, और इंडक्शन में भी यही होता है कि कम से कम एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए और दूसरी न्यूट्रल, तब भी इंडक्शन के थ्रू अपन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से देखा फ्रिक्शन के बारे में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ली और थोड़ी जानकारी इसके बारे में ले ली। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे इन चार्ज के नेचर वगैरह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, बट अपोजिट इन नेचर। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट यहाँ पे जो उनका नेचर होता है वो अपोजिट होता है। मीन्स एक का प्लस तो दूसरा माइनस, ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, हम इन्हीं चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन के चार्ज की और बात की प्रोटॉन के चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, अच्छा चार्ज में भी हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, इनके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड इनका देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक,
प्रोटॉन जो होता है उसका भी मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इनके नेचर की बात करें तो नेचर में देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निगेटिव चार्ज है, या इसे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये लिखेंगे। अगर प्रोटॉन के बारे में हमें लिखना हुआ तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको लिखेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि इसका जो नेचर है वो अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। इसी तरीके से एक चार्ज और होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब ये चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक बात और सीख लेते हैं इनके मास के बारे में। तो थोड़ी मास के बारे में भी अगर पता चल जाएगा तो बाय द वे अगर क्वेश्चंस आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, हमें याद भी रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके मास के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। मीन्स जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास मास तो होता है लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है। ये भी बात समझ में आ गई। तो चार्ज के बारे में इतनी बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, अब उस प्रॉपर्टी को देखिए। देखिए, अगर दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हुए, मीन्स प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं कब? जब दोनों का नेचर सेम हुआ। जब दोनों का नेचर सेम हो तब दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वहीं पे एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और दूसरा प्लस ले लें, मतलब जो दोनों चार्ज हैं इनका नेचर अलग अलग है, मीन्स इनका नेचर अपोजिट है। तो जब अपोजिट नेचर के होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात तो समझ में आ गई ना कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हुए तो रिपेल करेंगे और दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी हम समझ गए। अब इतनी बातें कम से कम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट है, मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई चार्ज मोशन में है, अगर कोई चार्ज मोशन में है, तब हम बोलते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट होगा। मीन्स आप ऐसे समझिए कि जब चार्ज मोशन में रहता है तभी हमें करंट मिलता है, अदरवाइज करंट मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर चार्ज एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी हमें करंट मिलता है। चार्ज कैसे भी मूव कर रहा है तो हमें करंट नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई चार्ज है, इसको हम समझते हैं, इसके पहले देखिए, जैसे ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चार्ज का मोशन होता है, मतलब जो प्लस माइनस ऐसे भरे पड़े इसके अंदर हैं, तो ये जो चार्ज का मोशन होता है ना, ये प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है। कब तक नहीं होता है? जब तक इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना किया जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद ये जो चार्ज हैं या तो इधर मूव करते हैं या तो इधर मूव करते हैं, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन उसके पहले यही चार्ज रैंडम मोशन करते हैं, मतलब जो चार्ज प्लस है
वो अगर जैसे हम बैटरी क्रिएट नहीं किए हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किए हैं, तो उस टाइम ये चार्ज ऐसे 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 किसी भी तरीके से मूव करता है। मतलब इसे हम जिग जैग मोशन भी बोलते हैं, जिग जैग मोशन, या इसी को बोला जाता है रैंडम मोशन। तो जब तक जिग जैग मोशन या रैंडम मोशन होता है तब तक करंट फ्लो नहीं होता है। अगर यही चार्ज एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हम फ्लो किसको करा रहे हैं, चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, तभी जाके करंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती क्या है। तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये बोल रहा है कि पर यूनिट नहीं, पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज फ्लो होते हैं वो उसके इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। जैसे समझिएगा, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, हम बोल रहे हैं Q चार्ज फ्लो हो रहा है और टाइम लग रहा है T, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई T। ठीक है, अब देखिए, हमने कभी देखा था कि जो चार्ज होता है Q, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, मतलब Ne के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne अपॉन टी, प्लस माइनस Ne अपॉन टी, यही होता है हमारा करंट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने लिखा है सारा डाटा लिख देते हैं। I होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, फिर T होता है टाइम, तो T होता है टाइम। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें N की, तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे। E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देखिए ये E ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब क्या बचा, T तो हो गया है। अच्छा, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ये टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, एफ ऐसे, और सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है कूलम, ऐसे, और नंबर तो नंबर है, इसमें कोई लोचा नहीं है, आप ऐसे इसको ध्यान रखिए। तो ध्यान क्या रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ करंट अपॉन टाइम टेकन, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू प्लस माइनस Ne अपॉन टी, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी कैलकुलेट करना हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन इसी तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और इसी के बेस पे हम ये समझ पाएंगे कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या चार्ज भी फ्लो हो रहा है। हाँ, चार्ज तो फ्लो होगा ही। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये बनाया था कंडक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्लस माइनस चार्ज होते हैं, प्लस माइनस चार्ज बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, जैसे ही अपन बैटरी यहाँ से लगा देते हैं, ये बैटरी हमने लगाया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मतलब इस कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं V। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को अपन बोलते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लो पोटेंशियल। ठीक है, ये होता है हाई पोटेंशियल पे, ये होता है लो पोटेंशियल पे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर ये हाई पोटेंशियल है ना, तो इसका ये वाला जो टर्मिनल होगा पूरा का पूरा वो हाई पोटेंशियल पे ही होगा, और इसका
जो ये वाला टर्मिनल होगा ये लो पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, करंट की अगर बात करें तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलता है और लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ऐसे। तो ये करंट निकला, मतलब ये करंट है। अब देखिए ध्यान से, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो करंट है आई वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा हमें क्या बात पता चला इसको देख के, हमें ये पता चला कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और समझा दूं, जैसे ही अपन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, तो ये जो चार्ज है एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जो चार्ज हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। एक बात ध्यान आपको क्या रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। और जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इतनी बात मेरी समझ में आई। अब चलिए इसमें हम समझ लेते हैं, समझ क्या लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, देखिए पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मीन्स हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अगर हम नेगेटिव चार्ज की यही बात करें तो नेगेटिव चार्ज हमेशा मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मीन्स हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा एक पॉइंट और हम देख लें यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन यही है और पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम यहां से ये बोलने वाले हैं कि निगेटिव चार्ज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो इतनी बातें तो हमें ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान रख पाते हैं तो हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड तो आप इजी वे में कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि मैं बोलूँ अगर आपसे कि जो करंट हमारा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होगा और प्रोटॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है और हमने अभी देखा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें कि जो प्रोटॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो हम बोलेंगे जो प्रोटॉन है वो फ्लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। प्रोटॉन इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे अब हम समझते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए बोला जाता है इसमें कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब इसमें ये होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है ना, वही होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है, हम समझ लेते हैं Q है, ठीक है, और दूसरा चार्ज जो है उसे हमें P पॉइंट पे रखना है। मीन्स हम ऐसे समझते हैं कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो होता है इसका पोटेंशियल, ठीक है, वही होता है इसका पोटेंशियल। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए कि पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है, तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V से डिनोट करते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। अभी आप इतनी बात ध्यान रखिए कि पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेंगे डेल V से। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। मीन्स ये है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये बात समझ में आई। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें एक चीज़ और देखना था जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन जो यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज ये होता है। तो हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला यही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं PD और इसे बोलेंगे डेल V। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें यही कि वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। जो यहाँ पे Q होता है ना वो चार्ज होता है जिससे हम मूव कराते हैं, इनफाइनाइट से ले जाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाते हैं, ये वही वाला चार्ज है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि जो यहाँ पे W है ये होता है वर्क डन और यहाँ पे जो Q है वो होता है मूविंग चार्ज। मीन्स जिस चार्ज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हैं वही चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल V होता है पोटेंशियल और यहाँ पे ये तो हमारा पीछे का हो गया। अगर हम डेल V की बात करें तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट होती है वोल्ट। इतनी बातें ध्यान रहेंगी।
तो हमने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और उसकी हमने फॉर्मूला भी देखा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके भी यूनिट की। तो देखिए, अरे हमने देख ही लिया, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। हम देखते हैं कि 1 वोल्ट किसे बोला जाता है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर किसी यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि वर्क हमें करना पड़ रहा है 1 जूल, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज है यानी Q की वैल्यू है वो भी है 1 कूलम। तो बात है कि 1 कूलम चार्ज को 1 जूल से 1 जूल वर्क करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू कितनी आएगी। तो V = W/Q होता है। W की वैल्यू है 1 जूल और Q की वैल्यू है 1 कूलम। तो V की वैल्यू आ गई 1 जूल पर कूलम, या इसे ही हम बोलते हैं वोल्ट। बात समझ में आई। 1 जूल पर कूलम यानी जूल पर कूलम को ही बोला जाता है वोल्ट। आप दोनों बोल सकते हैं, वोल्ट बोलिए या जूल पर कूलम बोलिए। बात समझ में आ गई। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है, मतलब डेफिनेशन होती है, आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए कि 1 वोल्ट किससे बोला जाता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट के। इसमें हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट देखिए, अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। मतलब जो वोल्ट मीटर होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। सेकेंड की बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसे बोला जाता है वोल्ट मीटर। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, करंट इज, देखिए करंट की बात कर रहा है। करंट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ मीटर। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अमीटर। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। मीन्स जो अमीटर होता है उसमें पाया जाने वाला रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम समझते हैं कि हमसे क्या बोल रहा है। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट किससे बोला जाता है या इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए, अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस। वायर रहेगा, अदर रेजिस्टेंस रहेगा, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं यहाँ पे। एंड अ स्विच, एक स्विच की भी ज़रूरत पड़ेगी बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी along which an electric current flows is called a circuit। कुल मिला के बोल ये रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट लेना चाहते हैं तो उसमें हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वायर के बाद हमें कुछ रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस कोई ले लेंगे हम, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और हमें यहाँ पे किसी सेल या फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब कम से कम इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है,
और ये अगर अब यहाँ पे देखिए, हम तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये भी होता है कि करंट फ्लो होना चाहिए। तो देखिए करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्विच के ऊपर कि स्विच ऑफ है कि ऑन है। अगर स्विच ऑन हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, अगर स्विच ऑन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। अब इसी चीज़ को समझते हैं। देखिए ये हमने कोई रेजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये वायर है, यहाँ पे ये स्विच लगा है, ठीक है, और ये स्विच ओपन है, ये बैटरी है, बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा अगर हम स्विच को ओपन करते हैं तो हम बोलेंगे सर्किट गेट्स ब्रोकन, मतलब सर्किट जो है वो टूटी हुई है, ठीक है। अगर सर्किट ब्रेक है तो फिर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स हम बोलेंगे नो करंट फ्लो थ्रू इट, ओके। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे भी ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा स्विच और ये रहा बैटरी, बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल और जो बड़ा वाला होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे क्लोज स्विच है, स्विच क्लोज है तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट सर्किट है। सर्किट कैसी है? कंप्लीट। जब कंप्लीट सर्किट है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ओपन हुआ, क्लोज हुआ तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल कैसे कैसे होते हैं या किस तरीके से हम जान पाते हैं कि कौन क्या है, वही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें सेल बनाना होगा तो सेल हम हमेशा ये और ये एक बड़ा और एक छोटा बनाते हैं। तो जो बड़ा टर्मिनल होता है इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। या इसे बोल सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है और छोटे वाले को बोल सकते हैं लो पोटेंशियल है। इस तरीके से देखते हैं। जब भी हमें बैटरी बनानी होगी तो हम ऐसे बोल देंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। मतलब एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर कनेक्टिंग वायर हमें बनाना हुआ तो कनेक्टिंग वायर बस एक सीधा सा होता है, तो ये तुरंत पता चल जाता है कि ये कनेक्टिंग वायर है। अगर हमें ज्वाइंट वायर बनाना हुआ तो हम ऐसे करते हैं, मतलब ये सिंबल है और ये होता है ज्वाइंट वायर का, ओके, ये है, या फिर इसे बोलते हैं वायर ज्वाइंट। आगे देखिए अगर हमें क्रॉसिंग वायर बनाना हुआ, मतलब ये और ये दो वायर्स एक दूसरे को टच ना करें, तो उसका सिंबल ऐसे ये होता है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे बोलते हैं वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ओके। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, कभी भी आपको इस तरीके से दिया हो ये, तो ये हमें बताता है कि रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और वो भी फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है, फिक्स है, ठीक है। या इसे ही बोल देते हैं अपन रजिस्टर, ओके। देखिए नेक्स्ट, अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमने ये बनाया, उसके ऊपर ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड, मतलब ये बताता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या इसको बोलते हैं रोस्टेट, ठीक है। अच्छा वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमने बनाया और इस पे हम ऐसे एरो ये दिखा दें, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर का सिंबल इस तरीके से होता है, ये रहा ए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ये होता है अमीटर। वोल्ट मीटर का भी उसी टाइप से होता है। अच्छा ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल ऐसे ही होता है, यहाँ प्लस माइनस अपन शो नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है या फिर ये होता है, ठीक है। समझते हैं अपन। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्ट इन सीरीज। मतलब वही है कि जब दो सेल को सीरीज, दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में ऐड करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन रियोस्टेट भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की कि सर्किट डायग्राम आखिर बनाया कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि ये तो निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस स्विच को हमने ऑन कर दिया है। तो जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, ऐसा होगा। अब एक चीज़ ये तो हो गया। यहाँ देखिए, अगर हमें स्विच ऑफ फॉर्म में दिखाना है, देखिए स्विच दिखाने का ये तरीका होता है, ऐसे हम स्विच को दिखाते हैं। अगर स्विच ऑन है तो बीच में डॉट रहेगा, अगर स्विच ऑफ है तो बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्विच का सिंबल हो गया। अब आते हैं हम अपने सर्किट डायग्राम पे। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि हमें एक बैटरी की ज़रूरत होती है और ये हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। इसको हम कनेक्टिंग वायर बोल सकते हैं, जो ये बीच का पोर्शन है इसे कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। इसे बोला जाता है स्विच। ये स्विच है, ये होता है अमीटर, ये होता है रेजिस्टेंस और ये है यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो जब भी हमें अमीटर, वोल्ट मीटर ये सारी चीज़ें लगानी होंगी तो हम हर जगह नहीं लगाते हैं, हम उसकी भी एक जगह होती है वहीं पे लगानी पड़ती है। तो देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, अमीटर इन सीरीज विद सर्किट, अमीटर को हम हमेशा सीरीज फॉर्म में ही लगाते हैं। ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगाना हुआ तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रजिस्टर। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के पैरेलली ही हम वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं। तो सर्किट डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा, जब भी बनाना हो सर्किट डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप पहले कॉपी कर लीजिए न्यूमेरिकल, उसके बाद मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगेन लिख लीजिए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगेन चलिए लिखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि I की वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर है। ओके, आगे की बात सुनिए, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। टाइम बोल रहा है कि 10 मिनट तक ये नौटंकी चलती है, सॉरी 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट तक ये कार्यक्रम होता है। आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बोल रहा है कि Q की वैल्यू क्या होगी थ्रू द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब Q की वैल्यू बस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, चार्ज जो करंट है वो एम्पियर में है, लेकिन जो टाइम है वो हमेशा सेकेंड में होना चाहिए। मतलब 10 × 60 ये आ गया सेकेंड, मतलब ये आ गया 600 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल्स टू होता है Q/T, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I × T। I की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.5, T की वैल्यू दे रखी है 600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 300 कूलम। ये आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और ऐसे ही करेंगे आप, इसमें और कुछ है नहीं, ऐसे ही अपन करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देखिए, यहाँ पे है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए Q की वैल्यू दे रखा है 1 कूलम, बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब N की वैल्यू पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल्स टू होता है Ne। ठीक, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/T, ये हो जाएगा। अब देखिए Q के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1/T के प्लेस पे हम पुट करें
ये टी नहीं रहेगा, ये अपॉन ई चला जाएगा। ये ई के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये हटा के ऊपर 10 कर दीजिए, तो 10/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनटू इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 19। बात समझ में आ रही है? जब इसको काटेंगे ना तो ये आपका कट के आएगा 6 पॉइंट्स, ऐसे आएगा। जब इसको इससे कट करेंगे तो 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19, या इसे ही लिख सकते हैं। देखिए इसको, ये 19 है, इसको 18 करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 18, ऐसा लिख सकते हैं। 19 को 10 इंटू प्लस 18 लिख सकते हैं। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18। तो ये आ गया n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लिख लीजिए। बोल रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट। बोल रहा है कि करंट की वैल्यू बताइए। करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब आई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि 500 कूलम, मतलब जो चार्ज है वो 500 कूलम है। बोल रहा है कि ये 10 मिनट तक पास होता है, मतलब t की वैल्यू है 10 मिनट, और इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 × 60, मतलब ये आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, अब हमसे i की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो i इज इक्वल टू होता है q/t, ऐसा होता है। q की वैल्यू है 500 अपॉन t की वैल्यू है, देखिए 600, ऐसा है। 2 0 से 2 0 गया, बच गया 5/6, और ये आ जाएगा एम्पियर। मीन्स यही हमारा आंसर है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि कैलकुलेट कैसे करते हैं करंट और कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ चार्ज। सारी बातें समझ में आ गई। इस पे बेस चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अपन क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब I की वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर। आगे की बात कर रहे हैं, आगे क्या दे रखा है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, मतलब n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड। टाइम दे रखा है 16 सेकेंड। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल्स टू होता है q/t, q इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस ne, ये होता है। q के प्लेस पे पुट करेंगे तो I इक्वल्स टू ne अपॉन t आ जाएगा। n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो देखिए n अगर निकालना चाहें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो IT अपॉन e आ जाएगा। I की वैल्यू दे रखा है 1 एम्पियर, T की वैल्यू दे रखा है 16 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए 1.6 से जब ये कट करेंगे तो 10 टाइम कटेगा। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो ये देखिए 10 इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19, ओवरऑल आ जाएगा 10 की पावर 20। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर था। हो गया। चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
आज के लिए गुड बाय।